बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे कि बायोलॉजी कि व्हाट इज़ बायोलॉजी। बायोलॉजी क्या है? वैसे तो बायोलॉजी दो लफ्ज़ों से मिलकर बनी है, एक बायोस और एक लॉगोस, सोचना और वजह तलाश करना। लेकिन इंसान के जिस्म के अंदर ऐसी क्या चीज़ें हैं जिनके बारे में हम सोच सकते हैं, जिनके बारे में साइंटिस्ट ने हमें बताया है। आज हम उन सारे सिस्टम्स को एक के बाद एक करके डिस्कस करेंगे, जैसा कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, खुराक का सारा निज़ाम कैसे हमारे जिस्म में चलता है, रिस्पायरेटरी सिस्टम, सांस लेने का निज़ाम कैसे होता है, मसल सिस्टम, मसल का एक पूरा सिस्टम है, ठीक है। उसके अलावा स्केलेटल सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम में क्या होता है जी, और न्यूरॉन्स का सिस्टम जिसे हम नर्वस सिस्टम कहते हैं। तो ये सारे सिस्टम जिनमें यूरिनरी सिस्टम भी आता है, किडनीज़ का, ये हम सारे आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं, व्हाट इज़ नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम की इकाई को हम न्यूरॉन कहते हैं। जैसे कि एक घर, जब हम एक दीवार तामीर करते हैं तो ईंटें लगती हैं, उसमें ईंटें मिलकर एक दीवार तामीर करती हैं, ठीक है। इसी तरह न्यूरॉन्स जब जुड़ते हैं तो ये नर्वस सिस्टम बना देते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे एक न्यूरॉन को, और ये है एक मोटर न्यूरॉन, ठीक है। ये मोटर न्यूरॉन की आपको तस्वीर दिखाई गई है। मोटर न्यूरॉन का ये स्ट्रक्चर है सारा। इसमें आपको ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर नज़र आ रही है, इन्हें हम डेंड्राइट्स कहते हैं। डेंड्राइट्स, अगर ये वाहिद हो, जैसा ये एक दिखाई गई, एक को डेंड्राइट्स कहते हैं, और अगर गुच्छा हो, क्लस्टर हो, तो उस गुच्छे को हम डेंड्रोन कहते हैं। ये हमारे पास साइटोप्लाज्म है। बेसिकली आपको बता दूं कि न्यूरॉन भी एक सेल ही होता है, और ये सेल मॉडिफाइड होकर बेसिकली कंडक्शन का काम शुरू कर देता है, जिसमें सिग्नल्स को यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र करना शुरू कर देता है। इसीलिए इसमें एक सेल बॉडी भी होती है, ठीक है। इसकी सेल मेम्ब्रेन, ये आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये सेल मेम्ब्रेन, ये जो मेम्ब्रेन नज़र आ रही है सेल मेम्ब्रेन है। इसके साइटोप्लाज्म है, लेकिन न्यूरॉन के साइटोप्लाज्म को हम एक्सोप्लाज्म कहते हैं। ये जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ नज़र आ रहा है, ये एक्सोप्लाज्म, ठीक हो गया। उसके अलावा ये न्यूक्लियस होता है, इसमें न्यूक्लियस सारे फंक्शन को न्यूरॉन के कंट्रोल करता है। ये डेंड्रॉइड्स ये सिग्नल न्यूरॉन की तरफ लेकर आते हैं। उसके बाद सिग्नल लेके कौन जाता है? एक्सॉन। एक्सॉन सिग्नल लेके जाता है रिस्पॉन्स के लिए, ठीक हो गया। एक्सॉन ये एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर है। ये ब्लू कलर की जो आपको लाइन नज़र आ रही है एक्सॉन के साथ, ये एक्सॉन की वाल है। इसके बाहर एक लिपिड्स की लेमिनेटेड लेयर होती है, जिसे हम माइलन शीथ कहते हैं। और माइलन शीथ के ऊपर ये ऊपर जो उनसे बने हुए हैं, इन्हें हम कहते हैं एक्सॉन्स। शवान सेल्स होते हैं। शवान सेल्स के अंदर बाकायदा न्यूक्लियस भी होता है। अब इस सारे को बड़ा करके यहाँ पे दिखाया करे, ये ब्लू कलर में आप देख रहे हैं, ब्लू कलर में ये एक्सॉन वाल होगी। उसके बाहर एक लिपिड्स की लेमिनेटेड लेयर होती है, ये लेमिनेशन का काम करती है इसके ऊपर, ठीक हो गया। इंसुलेशन इससे बचाती भी है। इसको माइलन शीथ कहते हैं। माइलन शीथ के ऊपर ये शावान सेल्स हैं, ये जो से बड़े बड़े नज़र आ रहे हैं, ये देखें, ये शावान सेल है। शावान सेल के अंदर न्यूक्लियस भी, बाकायदा न्यूक्लियस इनके अंदर मौजूद है। तो ये है न्यूरॉन, और जब ये न्यूरॉन मिलते हैं तो नर्वस सिस्टम बनता है। जी हाँ, तो अब हम बात करेंगे ह्यूमन नर्वस सिस्टम की। ये आ गया ह्यूमन नर्वस सिस्टम। ह्यूमन नर्वस सिस्टम दो सिस्टम पर मुश्तमिल होता है, एक होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और एक होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन आ जाता है, आपका ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ये रीढ़ की हड्डी जिसे कहते हैं। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में न्यूरॉन्स आ जाते हैं। न्यूरॉन्स में आगे दो टाइप्स आ जाती है, एक तो आ जाता है मोटर न्यूरॉन और एक आता है सेंसरी न्यूरॉन। ये सेंसरी न्यूरॉन हो गया, ठीक हो गया, ये मोटर न्यूरॉन। अब मोटर न्यूरॉन्स को आगे फिर इनके फंक्शन की बुनियाद पर तकसीम किया गया। एक होता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम और एक होता है सोमैटिक नर्वस सिस्टम। दोनों नर्वस सिस्टम बेसिकली मोटर न्यूरॉन्स ही बनाते हैं। दोज मोटर न्यूरॉन्स विच कंट्रोल इनवॉलंटरी मूवमेंट्स, ऐसे मूवमेंट्स जो हमारे कंट्रोल में ना हो, जिस तरह दिल का धड़कना, हम नहीं रोक सकते दिल के धड़कने को, ठीक हो गया। और डाइजेशन को हम नहीं रोक सकते। तो ऐसी मूवमेंट्स को जो न्यूरॉन कंट्रोल करते हैं, वो सिस्टम बनाते हैं, वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कहलाता है। और उसका मुतबादल जो वॉलंटरी मूवमेंट्स है, जैसे मसल की कंट्रैक्शन को हम कंट्रोल कर सकते हैं, अपने मसल्स की कंट्रैक्शन को, तो ऐसे न्यूरॉन्स को कहते हैं, जो सिस्टम बनता है उसको सोमैटिक नर्वस सिस्टम कहते हैं। अब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम भी आगे दो तरह के होते हैं, एक सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और एक पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो ये फ्लो शीट है मुकम्मल ह्यूमन नर्वस सिस्टम की। दोस्तों, न्यूरॉन जैसा कि पहले आपको बताया है कि ह्यूमन नर्वस सिस्टम का फंक्शनल यूनिट है, ये एक इकाई है, इससे मिलकर नर्वस सिस्टम बनता है। इसकी बेसिकली तीन टाइप्स होती हैं। मैंने आपको सेंसरी न्यूरॉन डिटेल में बताया है, सेंसरी न्यूरॉन, ठीक है। और इंटर और मोटर न्यूरॉन्स, ये भी दो टाइप्स होती हैं न्यूरॉन्स की। अब सेंसरी न्यूरॉन क्या काम करते हैं? वो न्यूरॉन जो इन्फॉर्मेशन को
दिमाग की तरफ लाते हैं वो सेंसरी न्यूरॉन कहलाते हैं। वो न्यूरॉन जो दिमाग को बनाते हैं, ये न्यूरॉन दिमाग की तामीर करते हैं, इन्हें हम इंटर न्यूरॉन कहते हैं। और वो न्यूरॉन्स जो इन्फॉर्मेशन को दिमाग से दूर ले जाते हैं उन्हें मोटर न्यूरॉन्स कहते हैं। मिसाल के तौर पर आपके एक हाथ पर चींटी काटी, आपको तकलीफ़ महसूस हुई, लेकिन ये चींटी के काटने का मैसेज जो आपके दिमाग को मिला ये सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू मिला। आपका दिमाग सोचेगा, कुछ देर के लिए सोचेगा, इस सोचने के अमल में जो न्यूरॉन इन्वॉल्व होंगे वो इंटर न्यूरॉन कहलाएंगे। फिर आपका दिमाग जो उनसे है वो हुक्म देगा कि इस चींटी को हटा दो, मिटा दो, इसे भस्म कर दो। तो ये हुक्म जो लेकर जाएंगे न्यूरॉन वो मोटर न्यूरॉन्स होंगे। और फिर बायां हाथ आपका उस चींटी को ख़त्म कर देगा, वहाँ से हिला देगा और दर्द की शिद्दत कम हो जाएगी। तो ये सारा फंक्शन न्यूरॉन्स सर अंजाम देते हैं। आगे हम डिस्कस करेंगे दोस्तों स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम क्या होता है? द टफ एंड रिजिड फ्रेमवर्क ऑफ बॉडी दैट प्रोवाइड्स सपोर्ट, प्रोटेक्ट एंड शेप टू बॉडी ऑर्गन इज कॉल्ड स्केलेटन। स्केलेटन, अब स्केलेटन तीन तरह के स्केलेटन होते हैं। हाइड्रोस्केलेटन वो स्केलेटन जिसमें पानी या पानी लायक माया कोई चीज़ शामिल हो जो जिस्म को सपोर्ट प्रोवाइड करे, वो हाइड्रोस्केलेटन होता है। ठीक है, जैसा कि सी एनिमोन्स में पाया जाता है, हाइड्रा में पाया जाता है, वो हाइड्रोस्केलेटन कहलाता है। और एक्सोस्केलेटन ऐसा स्केलेटन जो बाहर की तरफ मौजूद हो। एक्सो मीन बाहर, आउटसाइड, जैसे कि कीड़े मकोड़े, हशरातुल अर्ज हम देखते हैं ज़मीन पर, तो हम मकोड़े देखते हैं बाहर से ये ब्लैक कलर के होते हैं, बड़ा सख्त किस्म का खोल होता है ये, तो इसको हम कहते हैं एक्सोस्केलेटन। उसके बाद पाया जाता है एंडोस्केलेटन, ऐसा स्केलेटन जो हमारे जिस्म के अंदर मसल्स के अंदर पाया जाता है। जैसा कि इंसानी जिस्म के अंदर हड्डियों का एक पूरा नेटवर्क है, एक पूरा जाल है जो मसल्स के साथ घिरा हुआ है, ठीक होगा, तो ये कहलाता है एंडोस्केलेटन। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे मस्कुलर सिस्टम। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मस्कुलर सिस्टम। स्मूथ मसल्स, ये आपको सारे स्मूथ मसल दिखाए, वो मसल्स जो हमारे स्टोमक की दीवारों के साथ पाए जाते हैं। ठीक है, इंटेस्टाइन में, ब्लड कैपिलरीज में या ब्लड वेसल्स में जो से मसल्स पाए जाते हैं वो स्मूथ मसल्स कहलाते हैं। कार्डिक मसल्स जो दिल की दीवार बनाते हैं, ऐसे मसल जो दिल की दीवार बनाने में, फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होते हैं, वो कार्डिक मसल्स कहलाते हैं। और तीसरी किस्म है स्केलेटल मसल्स, ऐसे मसल्स जो स्केलेटन सिस्टम के साथ इन्वॉल्व हों और मूवमेंट में इन्वॉल्व हों, उन्हें हम कहते हैं स्केलेटल मसल्स। दोस्तों जैसा कि आज हमने मुकम्मल थारो स्टडी करना है बायोलॉजी को, इसमें एक और सिस्टम आता है ह्यूमन ब्लड। ह्यूमन ब्लड का जब हम एक सैंपल लेते हैं टेस्ट ट्यूब में, जब हम उसको सेंट्रीफ्यूज करते हैं, ठीक हो गया, तो हमें 2 चीज़ें मिलती हैं, ब्लड सेल्स और ऊपर हमें मिलता है प्लाज्मा। प्लाज्मा जो सा होता है ना, ये ह्यूमन ब्लड का ये प्लाज्मा, ये जो सा आपको सारा ये वाला नज़र आ रहा है प्लाज्मा, ये 55% होता है और ब्लड सेल्स ओनली 45% होते हैं। सिर्फ 45% ब्लड सेल्स और 55% प्लाज्मा होता है। अब ब्लड सेल्स को, इन 45% को हम आगे इस तरह डिवाइड करेंगे, ह्यूमन ब्लड सेल्स, प्लाज्मा 55% और ब्लड सेल्स 45% होते हैं। अब इन्हीं ब्लड सेल्स में कौन कौन से सेल्स शामिल हैं? रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स। ठीक है, अब हम आगे डिस्कस करेंगे वाइट ब्लड सेल्स की डिफरेंट टाइप्स। तो बेसिकली 2 टाइप्स हैं, ग्रेनुलोसाइट्स और ए ग्रेनुलोसाइट्स। ग्रेनुलोसाइट्स की आगे 3 इकसाम हैं, न्यूट्रोफिल्स, इसिनोफिल्स और बेसोफिल्स। ए ग्रेनुलोसाइट्स की आगे 2 इकसाम हैं, मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स। अब लिम्फोसाइट्स को आगे मजीद तकसीम किया गया है टी लिम्फोसाइट्स और बी लिम्फोसाइट्स में। तो ये था ह्यूमन ब्लड सिस्टम, ये था ह्यूमन सारा ब्लड, इसे कहते हैं ह्यूमन ब्लड। ह्यूमन ब्लड के बाद अब हम डिस्कस करेंगे ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम। ये इंसान के 2 किडनीज़, ये 2 गुर्दों पर मुश्तमिल होता है। जिस तरह कि यहाँ पे दिखाया गया, ये 2 किडनीज़ हो गए, फिर उसके बाद यूरेटर, गाल ब्लेडर और फिर एक यूरिथ्रा जिसके ज़रिए पेशाब का इखराज होता है। बेसिकली जो किडनी है वो इंसान के अंदर फिल्ट्रेशन का काम करते हैं। इंसान के खून के अंदर जो उनसे गलत मवाद होते हैं, कोई वेस्ट प्रोडक्ट्स, मटीरियल्स, वो किडनी से गुजरते हैं और फिर उनकी फ़िल्ट्रेशन हो जाती है। वो जो उनसे सॉलिड सब्सटेंसेस या फिर वेस्ट मटेरियल जो होते हैं वो किडनी में आके फिर वो यूरिन बनता है और यूरिन का इखराज हो जाता है और ब्लड जिस्म में मेंटेन रहता है। तो इसमें किडनी का जो सा इकाई है, किडनी जिस इकाई से मिलकर बनती है, जिस ईंट से मिलकर बनती है, उसे हम कहते हैं नेफ्रॉन। एक गुर्दा लाखों नेफ्रॉन्स पर मुश्तमिल होता है। ठीक है, अब एक नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर आपको ये दिखाया गया, ये सारा एक नेफ्रॉन में होता है। ठीक है,
ये देख रहे हैं, ये नाली खून लेके आती है, नेफ्रॉन के अंदर ये नाली खून लेकर आती है, ठीक हो गया। ये आगे आकर ग्लोमेरुलस बनाती है, ग्लोमेरुलस, ठीक है, और फिर वापस खून लेके जाती है एक नाली। ग्लोमेरुलस के बाद आगे आ जाता है बूमेन कैप्सूल। बूमेन कैप्सूल के अंदर जो सा होता है ग्लोमेरुलस का फिल्ट्रेट आता है, जो वेस्ट प्रोडक्ट्स वगैरह होते हैं वो सारे इसमें बूमेन कैप्सूल में आ जाते हैं। ये यू लाइक आपको नज़र आ रहा है बूमेन कैप्सूल, प्याला शेप होती है इसकी। बूमेन कैप्सूल्स के आगे कैपिलरीज निकलती है, प्रॉक्सिमल कैपिलरीज कहते हैं। ये नीचे डाउन होती है और ऐसे यू शेप की एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे हम लूप ऑफ हेनल कहते हैं। प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स आगे डिस्टल ट्यूब्यूल्स में जाती है। ये डिस्टल ट्यूब्यूल्स, ये जो आपको पैसेज नज़र आ रहा है ये वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, इनमें वाटर भी शामिल है। यहाँ पे वाटर की एब्जॉर्प्शन होती है, यहाँ पे कुछ आयंस होते हैं जैसे कि सोडियम क्लोराइड, यहाँ पे सोडियम क्लोराइड की एब्जॉर्प्शन होती है, ठीक हो क्या। ये फिर सारा यहाँ पे कलेक्टिंग डक्ट्स में आ जाता है। कलेक्टिंग डक्ट में सिर्फ वेस्ट प्रोडक्ट्स आते हैं जिसे हम यूरिया कहते हैं। ये यूरिया सारा कलेक्टिंग डक्ट्स में, इस कलेक्टिंग डक्ट्स के साथ मिलियंस इस तरह के नेफ्रॉन जुड़े होते हैं। जैसे एक नेफ्रॉन यहाँ पे भी जुड़ा हुआ होगा, एक नेफ्रॉन यहाँ पे जुड़ा हुआ होगा, एक नेफ्रॉन यहाँ पे होगा, एक नेफ्रॉन यहाँ पे होगा, और बेशुमार नेफ्रॉन्स होंगे। बेसिकली नेफ्रॉन से जो सा होता है कलेक्टिंग डक्ट्स में लिक्विड लाइक स्ट्रक्चर आता है, और फिर आगे जाके ये यूरिटर तामीर करता है, यूरिटर से फिर यूरिनरी ब्लेडर और फिर यूरिथ्रा तक का सफ़र होता है। दोस्तों आगे हम स्टडी करेंगे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, खुराक का क्या निज़ाम होता है इंसान के अंदर। ये आपको माउथ दिखाया गया है, माउथ, ठीक है। माउथ के अंदर ये खुराक का एक निवाला है, बोलस जो बनेगा माउथ के अंदर, और फिर ये ऐसे हलक यानी ईसोफेगस से होता हुआ ऐसे नीचे की तरफ डाउन होगा। ये सारे ईसोफेगस है, ठीक हो गया। इसमें पेरिस्टालिसिस होती है, ये आपको मूवमेंट दिखाई गई है कि बोलस की मूवमेंट होती कैसे है। यही फिर खुराक करने वाला मैदे के अंदर दाखिल होगा, लेकिन मैदे के अंदर दाखिल होने से पहले एक गेट आएगा। इस गेट को हम कहेंगे, इस ढक्कन को हम कहेंगे कार्डिक स्फिंक्टर। कार्डिक स्फिंक्टर से फिर ये यहाँ पे आ जाएगा, ये स्टोमिक के अंदर। अब इस स्टोमिक से आगे फिर इसने निकलना है, यहाँ पे फिर एक गेट है। स्टोमिक में के बारे में आपको बता दूँ, ये बहुत एसिडिक मीडियम होता है। यहाँ पे गैस्ट्रिक जूस रिलीज़ होता है जो प्रोटीन वगैरह की डाइजेशन करता है, ठीक हो गया। लिपिड्स या मिल्क या मक्खन बटर इस तरह की चीज़ों की डाइजेशन यहाँ पे नहीं होती। ये स्मॉल इंटेस्टाइन में इनकी डाइजेशन होती है। यहाँ पे सिर्फ मीट की डाइजेशन होती है, सिर्फ गोश्त की, ठीक हो गया। आगे स्मॉल इंटेस्टाइन और स्टोमिक से पहले भी फिर एक गेट आएगा, इस गेट को कहेंगे पाइलोरिक स्फिंक्टर, पाइलोरिक स्फिंक्टर। इसके साथ ही ऊपर यहाँ पर जिगर जिसे हम लिवर कहते हैं, लिवर मौजूद है। लिवर के साथ एक गाल ब्लेडर जिसे हम पित्ता कहते हैं ये लगा होता है। गाल ब्लेडर के अंदर एक माया होता है सब्ज़ रंग का, सब्ज़ रंग के माया को हम कहते हैं बाइल, और ये बाइल के एक डक्ट के ज़रिए स्मॉल इंटेस्टाइन में लाया जाता है, और इस डक्ट को कहते हैं बाइल डक्ट। स्मॉल इंटेस्टाइन में दाखिल होगा ये बाइल, और यहाँ पर डाइजेशन होगी। बाइल के अंदर बाइल पिगमेंट्स होते हैं जिनकी वजह से इसका रंग सब्ज़ रंग होता है। अब फिर आपको ये बड़ा करके दिखाया गया यहाँ पे कि स्टोमिक, ये फिर स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के आगे 3 हिस्से होते हैं। पहला हिस्से को ड्यूडेनम कहते हैं, दूसरे को जजूनम कहते हैं, तीसरे को इलियम कहते हैं। इलियम से आगे फिर बड़ी आंत शुरू हो जाती है। बड़ी आंत को लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं। ये सारी बड़ी आंत है। बड़ी आंत के मज़ीद 3 हिस्से होते हैं, लेकिन वो यहाँ पे थोड़ी सी मुश्किल से बचने के लिए अवॉइड किया गया उनसे। बड़ी आंत का इख्तिताम एनस पे होता है। एनस के ज़रिए हमारे बड़ा पखाना खारिज होता है, फीसिस जो से होते हैं सॉलिड फीसिस, वो यहाँ से इखराज होता है। तो ये था ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। इसके बाद एक और सिस्टम है जिसे हम कहते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, सांस लेने का अमल। सांस हम 2 जगह से, एक तो नॉस्ट्रल्स, नाक से लेते हैं, अगर नाक कभी कभार बंद हो तो हम माउथ से भी सांस लेते हैं, तो यानी दोनों वे इस्तेमाल होते हैं। नॉस्ट्रल्स के अंदर आपको पता है हेयर्स होते हैं, ठीक हो गया, जो जर्म्स को सांस के अंदर जाने से बचाते हैं, और माउथ के अंदर वैक्स होती हैं, यहाँ पे म्यूकस होता है, जो सलाइवा होता है, इनको प्रोटेक्ट करता है जर्म्स को लंग्स के अंदर जाने से। दोनों जो से हैं ये ट्रैकिया, सांस की नाली दिखाई गई है, इसके ज़रिए हवा जो सी है वो लंग्स के अंदर जाती है। लंग्स में दाखिल होने से पहले ट्रैकिया 2 नालियों में तकसीम हो जाती है, और इन दोनों को मजमूई तौर पर ब्रोंकाई कहते हैं, जबकि वाहिद को ब्रोंकस कहते हैं। ईच ब्रोंकस इंटर इनटू लंग्स। जब ये लंग्स में दाखिल होंगे तो मज़ीद तकसीम दर तकसीम होती चली जाएंगी।
लंग्स में ब्रोंकस जो है डिवाइड होकर ब्रोंक्यूल्स बनाती हैं। ये ब्रोंक्यूल्स का स्ट्रक्चर आपको दिखाया गया, ब्रोंक्यूल्स। और ये ब्रोंक्यूल्स का इख्तिताम आगे एक ग्रेप्स लाइक गुच्छे पे होता है। ये गुच्छा आपको दिखाया जिसे हम एल्वियोलाई कहते हैं। एल्वियोलाई बेसिकली वो स्ट्रक्चर है जहाँ पर गैसेस का एक्सचेंज होता है, जहाँ पर ताज़ा हवा अंदर जाती है और बासी और वो हवा जिसमें ऑक्सीजन नहीं होता, डीऑक्सीजनेटेड एयर जो होती है, वो यहाँ से बाहर खारिज होती है। ये एल्वियोलाई बड़ी करके दिखाई गई है। ये एक ब्रोंक्यूल्स ठीक हो गया। आगे ग्रेप लाइक ये गुच्छा दिखाया गया है। इस ग्रेप लाइक गुच्छे को एल्वियोलाई कहते हैं। एल्वियोलाई के इर्द गिर्द ये ब्लू कलर की जो दिखाई गई, ये कैपिलरीज हैं, ब्लड कैपिलरीज। एल्वियोलाई से ऑक्सीजन बाहर आएगी इन कैपिलरीज के साथ। यहाँ पर ऑक्सीजन का इखराज होगा एल्वियोलाई से और कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब होगी। इन कैपिलरीज के अंदर जो ब्लड होगा उसमें कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा होगी, उसका पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होगा, तो फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से इन एल्वियोलाई में आ जाएगी। एल्वियोलाई से कार्बन डाइऑक्साइड वापस माउथ के ज़रिए, ट्रैकिया के ज़रिए बाहर चली जाएगी। इस तरह यहाँ पर इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रिपेयर होता है थ्रू एल्वियोलाई। तो ये था दोस्तों आज का लेक्चर अबाउट बायोलॉजी। ये लेक्चर इंशाल्लाह आपको इंटरव्यूज़ वगैरह में बहुत मदद करेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मैं आगे जो नई वीडियो अपलोड करूँ वो आपको फ़ौरन से मिल जाए। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।